मॉर्निंग एवरी चाइल्ड्स एंड ऑल टीचर्स। बच्चों, आज हम कुछ नया सीखेंगे। आप लोग जानते हो कि परिसर अध्ययन को हमारे दो भागों में बांटा गया है, परिसर भाग 1 और परिसर भाग 2 में। तो 2 में हमारे सिर्फ इतिहास के बारे में बताया गया, लेकिन परिसर अध्ययन 1 में हमारा विज्ञान और भूगोल दोनों को मिला दिया गया है। तो इसके पहले हम लोगों ने विज्ञान पढ़े थे, आज हम भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल में बेटा ज्यादा करके अपनी 5वीं कक्षा में अपने भारत देश के बारे में बताया गया। और भारत देश क्या है? भारत देश विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुत विविधताएं हैं, समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत मिली हुई है। यहाँ पे बहुत सारे पठार है, नदियां हैं, इन सब के बारे में इसके बारे हमारे भारत देश की विविधता में एकता है बेटा। और भारत क्या है, कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है। पहले हमारे भारत देश में खाने के लिए सब मंगाया जाता था, लेकिन आज क्या हुआ है कि हमारा भारत देश कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है और वो अपनी सब पैदावार खुद कर लेता है। आप लोग जानते हो बेटा कि हमारा भारत देश औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत आगे निकल चुका है और इसके साथ ही ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां नंबर आता है इसका। और एशिया महाद्वीप में तो ये अपना अलग स्थान रखने लगा है। इसको भारत देश को पड़ोसी देश मुल्क वाले भी नफरत की दृष्टि देखने लगे कि इतना विकास कर लिया भारत देश ने हमारे कि उनकी देखने की नजरिया बदल गई है। आज हमारा भारत देश चंद्रमा पे ही नहीं बच्चों, मंगलयान पे पहुंच गया है, मंगल ग्रह पे। और थोड़ी सी मिस्टेक हो जाने के कारण नहीं तो हम मंगलयान भी सफल कर लिए होते। तो ऐसे ही हमारे भारत देश की आज पहचान के बारे में पढ़ेंगे। भारत देश की पहचान बताना इतना आसान नहीं बच्चों, ये बहुत ही समृद्ध है, बहुत विशाल है, इसकी गहराइयां हम नाप नहीं सकते। लेकिन तभी भी मैं कुछ अपनी तरह से प्रयत्न कर रहा हूं कि भारत के बारे में आपको कुछ जानकारियां दूं। ओके बच्चों, तो देखिए आज ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें हमारा ये पढ़ाने का है। आज का सुविचार है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी भारत देश सारे जहां से, विश्व से आप लोग गाना भी गाते हो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बच्चों, मेरा नाम उमाशंकर डी यादव, मैं खेरवाड़ी मनपा सेमी अंग्रेजी शाला बांद्रापुर में हूँ। कक्षा 5वीं का आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 1। इसमें पाठ 10वां बेटा भारत की पहचान। आपको बताया कि भारत बहुत ही समृद्ध देश हो चुका है, इसके बारे में बताना इतनी आसान नहीं है। फिर भी हम भारत की प्राकृतिक रचना कैसी है, भारत में प्रवाहित नदियां कौन सी हैं, भारत के पठार और भारत के पर्वत, इन बारे में थोड़ी जानकारी सीखना चाहेंगे। आप लोग ने पिछले पार्ट में पढ़ा था मानचित्र, याद है बेटा आप लोग को? मानचित्र से ही हम बहुत बड़ी चीजें जो विस्तृत रूप में है उनको हम छोटे में भी और पढ़ सकते हैं। तो इसको हम लोग ने 3 प्रकार से उसको देखा था कि मानचित्र का जो है 3 प्रकार है। एक समोच्च रेखा पद्धति, दूसरी रंग पद्धति और तीसरा था हमारा उठावदार उभार दर्शक। तो ज्यादा करके हमारी बुकों में जो है समोच्च रेखा और रंग पद्धति का ही उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, समोच्च रेखा पद्धति बुक में पढ़ाने के लिए उपयोग इसलिए किया जाता है कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। रंग पद्धति, उसमें रंगों में अट्रैक्शन होता है। आप लोग को रंगों को अलग अलग प्रकार भी मैंने बताया था कि अलग अलग प्रकार के रंगों से ही हम उसके बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा भारत देश, आपको बताया ना कि अनेकता में एकता है। हमारा भारत देश पर्वों का त्योहार है, यहाँ पे अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। कभी यहाँ पे होली मनाई जाती है, कभी दिवाली, कभी ईद, तो कभी मुहर्रम। तो यहाँ पे अलग अलग क्रिसमस, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं।
और उन त्योहारों में सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी भावना आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे हर अलग अलग लोग अपने हिसाब से, अपनी खुशियों के हिसाब से अपना त्योहार मनाते हैं। तो इसके लिए तो भारत को कहा जाता है कि ये अनेकता में एकता का देश है। यहाँ पे कभी त्योहार खत्म ही नहीं होते। ये तो भारत देश बहुत ही विशाल और अपनी अलग अलग चीजों के लिए समृद्ध है। ये देख रहे हो, हरा रंग बेटा है हमारे देश की सुख समृद्धि हरियाली का प्रतीक है। तो केसरिया रंग हमारे बलिदान के लिए, हमारे सैनिक भाई बंधु ये सब करते रहते हैं। और तीसरा चित्र है नीला रंग। नीला रंग आपको बोला था कि नदी के लिए यूज होता है, पानी के लिए। तो हमारे भारत देश को ये सब चीजें मिली हुई हैं। कहीं पे नदी है तो कहीं पे पर्वत है तो कहीं पे पठार है। हमारी भू रचना, आप लोग इसके पहले वाले पार्ट में पढ़े थे कि भारत की भू रचनाएं अलग अलग प्रकार की हैं। कहीं पे नदियां हैं तो कहीं पे पर्वत है तो कहीं पे पठार है, कहीं पे द्वीप बना हुआ है तो मैदानी क्षेत्र है। ये सब अलग अलग प्रकार होने के कारण इन विविधताओं में भी एकता का प्रतीक होता है। और इनके कारण हमारा क्या होता है, मानसून भी अलग होता है। हर जगह पे अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे हम जिस क्षेत्र में जाएंगे, ठंडे प्रदेशों में जाएंगे, वहां पे वनस्पति प्राणी पंछी अलग होते हैं। तो गर्म प्रदेशों में आते हैं तो वहां पे अलग। हमारे भारत देश में ही अलग अलग जैसी यहाँ की रचना बनी है, उस प्रकार से यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडे वाले प्रदेश भी हैं तो सबसे गर्म प्रदेश है। मैदानी भागों में चले जाओ तो गर्मी के समय लू लगती है। तो आप शिलांग और शिमला, जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाओ तो वहां पे ठंडा लगता है। लेह लद्दाख में ठंडी है। तो ये सब विभिन्न विविधताओं के कारण हमारा देश अलग ही प्रकार से विश्व में चमकता रहता है बेटा। अब आप लोग देखिए, आप लोग एक गाना गाते हो, उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर ही सम्राट है। बच्चों तो ये देखिए, हिमालय उत्तर की तरफ, हमारे मानचित्र में पिछली बार आपको बताया था दिशाओं के बारे में। तो उत्तर की तरफ हमारे भारत देश की रखवाली कौन कर रहा है? पर्वतराज हिमालय उत्तर में रखवाली करते हैं। तो हमारे भारत देश की ये समृद्धि, एक विशालता है कि इसको 3 तरह से समुद्र मिले हुए हैं भारत देश को। ये भारत देश की समृद्धि है कि 3 तरह से, देखिए यहाँ पे सागर मिले हुए हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो इन सब चीजों से भी हमारा देश अलग है। आपको मालूम बेटा कि हमारे देश की जो, देश की नहीं है, प्राचीन सभ्यताएं हैं जो सिंधु नदी की घाटी और गंगा नदी की घाटियों में ही विकसित हुई थी। आज भी हमारे देश की सर्वाधिक जनसंख्या जो है कृषि पे है। और वो कृषि किससे होती है? नदियों से। तो आज थोड़ा से हम इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बहुत सारे देशभक्ति के गाने सुनते हो तो उनमें नदियों का उल्लेख मिलता है। जैसे हम अपने राष्ट्रगीत गाते हैं ना, विघ्न हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तो ये सब जो हमारी नदियां क्या हैं, ये नदियां, भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है। ये भारत देश हमारा नदियों का देश है। यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग समुदाय, अलग अलग क्षेत्रों से नदियां निकली। अब भारत की नदियों को इसके लिए 4 भागों में बांटा गया। एक तो हिमालय से, यहाँ से हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरी है दक्षिण से निकलने वाली है, बीच में जो है दक्षिण भाग से निकलने वाली। तीसरा ये तटवर्ती प्रदेशों से निकलने वाली नदियां। और चौथा है दोण, यानी कोई नाला झील के बीच में रहता है, उन सब से निकलने वाली नदियां। तो इन नदियों के कारण हमारा भारत देश में इन नदियों को 4 भागों में बांटा गया। आपको मालूम बच्चों कि अधिकांश नगर नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल जहां पे भी जाओगे तो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हैं। नदी के किनारे क्यों बसे? क्योंकि उस समय पानी की जरूरत थी ना सबको, तो पानी चाहिए। अब इन नदियों को 2 प्रकार की नदियां होती हैं। आप नदियां तो बहुत सारी देखी हैं, लेकिन ये देखिए इसमें इतनी सारी नदियां हैं। तो इन नदियों में 2 प्रकार की नदियां, पहली है सदा नीरा और दूसरी बरसाती नीरा।
बरसाती नदी। तो पहली सदा नीरा मतलब बेटा जिस नदी का स्रोत झील, झरना अथवा हिमनाद होता है, पर्वत पहाड़ों से आता है, तो उस नदियों में लगातार वर्ष भर पानी रहता है। ऐसी नदियों को हम क्या कहेंगे? सदा नीरा, यानी हमेशा पानी रहने वाली नदियां। और दूसरी है बरसाती नदियां। बरसाती नदियां जो होती है बेटा वो बरसात के पानी पे ही निर्भर रहती हैं। उन नदियों में बरसात का पानी आता है तो वो रहती हैं, और जब बारिश चली गई तो नदियां धीरे धीरे सूख जाती हैं। तो ऐसे ही है। अब मैंने आप लोग को बताया कि हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ पे कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो कहीं पे बारिश ही नहीं होती है। दुनिया का सबसे ज्यादा नमी वाली जगह जो है वो भारत में ही है। भारत के मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है बेटा। वहां पे मानिक राम है और चेरापूंजी, ये दो जगहों पे बहुत बारिश होती है। यहाँ पे लगभग 11,871 मिलीमीटर तक नापा गया है कि बारिश होती है। चेरापूंजी में 1012 सेंटीमीटर और मानिक राम में 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है बेटा। तो इसी के उल्टा बारिश भी हमारे देखो देश में ज्यादा हो रही है पहाड़ों पर्वतों के कारण। तो दूसरी तरफ हमारे राजस्थान में चले जाओगे तो बीकानेर और जैसलमेर में एकदम कम बारिश होती है, जिसके कारण वहां पे मरुस्थल पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही इन नदियों के आज हम थोड़ा ज्ञान करेंगे, क्योंकि हमारे भारत देश का मैंने बताया कि इसकी पहचान बताना इतना आसान नहीं है जितना सब लोग कह देंगे कि हम भारत के बारे में। भारत देश की विशेषता बताना यानी सूरज को हमें दीपक दिखाना है। सूरज को हम दीपक दिखा सकते हैं, उसके रोशनी के आगे कुछ नहीं है। कि भारत देश अपने आप में बहुत समृद्ध है, और इस समृद्धि के कारण ही भारत देश की अपनी अलग ही विशेषता है। तो आज मैं आप लोगों को नदियों के बारे में, पठार और प्राकृतिक रचनाओं के बारे में बताने चाह रहा हूँ। पहला है बेटा नदी हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी ये जो है विश्व की सबसे महान नदियों में से है। अब यहाँ पे मानचित्र में आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ मानसरोवर से निकलती है। ये तिब्बत का मानसरोवर है और यहाँ से निकलती है, और यहाँ से ऐसे जाते 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 यहाँ पे आके पाकिस्तान की कराची शहर के निकट, यहाँ पे कौन सा सागर है? अरब सागर पश्चिम की तरफ है, तो इसमें जाके मिल जाती है। अब इस नदी में इस क्या होता है कि वर्ष भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि ये वहां से निकलती है ना मानसरोवर से। तो इसके लिए क्या होता है, हिमालय से जो भी नदियां निकलेंगी, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सिंध नदी हो, तो इनमें क्या होता है, हिमालय का जो बर्फ होता है या ग्लेशियर होता है वो पिघलता है, और इसके कारण पूरे वर्ष भर निरंतर पानी बना रहता है। अब ये सिंधु नदी की देखो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं बेटा? चिनाब है, झेलम है, व्यास है, सतलज है, रावी है, श्लोक है, गिलविट है। आप लोग अपने बुक के मानचित्र में देखिए, यहाँ बगल में है। इतना मानचित्र आपको नहीं मानचित्र में नाम दिख रहा है, लेकिन मैंने कुछ नाम बताने की कोशिश की है। तो ये नदियां इसकी सहायक नदियां सिंधु नदी की, और इस सिंधु नदी की सहायक नदियों के कारण ही इसमें और भी पानी मिल जाता है, और अंत में कहा जाके मिल जाती है बेटा? अरब की सागर। तो ये नदी हमारी पूरब से पश्चिम बहती है। भारत में अधिकतर नदियां दो ही तरफ बहती है, एक तो पूरब से पश्चिम या दूसरी पश्चिम से पूरब की तरफ। कुछ एक दो नदियां हैं जो हमारी उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं, उसमें एक बैनगंगा नदी है। तो ये सिंधु नदी की बताया मैंने, तो ये मानसरोवर से निकलती है और तिब्बत के होते हुए वहां से, और भारत के होते हुए लास्ट में पाकिस्तान के कराची शहर के निकट अरब सागर में। दूसरी है गंगा नदी, ये भी सबसे विशाल नदी है बेटा। इसमें क्या होता है, ये नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी, पहले उत्तराखंड कहाँ था? हमारे उत्तर प्रदेश में था, उसको अलग करके 2000 में उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री जगह है, वहां पे बारिश
निकलती है। जब वहां से ये निकलती है तो इसका उस समय नाम रहता है भागीरथी। और फिर ये थोड़ी आगे जाके जब वहां पे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है तो इसका नाम भागीरथी से क्या हो जाता है, गंगा पड़ जाता है, और वहीं पे इसका संगम होता है। अब ये उत्तर भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है बच्चों। ये मुछदायिनी भी नदी के नाम से जाना जाता है। और यही नदी आगे जाके इलाहाबाद में जो मिलती है यमुना नदी से, उसी को हम संगम कहते हैं। अब ये प्रयागराज में संगम होता है। आप लोग कुंभ का मेला सुने बच्चों? हर 12 साल में लगता है कुंभ का मेला इलाहाबाद में। हाँ, तो वो कुंभ का मेला इसी प्रयागराज में जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती हैं वहां पे ही लगता है हर 12 साल में। तो अधिकतर शहर जो है ऋषिकेश हुआ और बनारस हुआ, ये सब यहाँ पे मिलती हैं। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और यमुना में भी बहुत सारी नदियां देखिए आके मिली है बच्चों। यहाँ पे देखिए गोमती आके मिली, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, वरुण, ये सब नदियां आके कहाँ पे मिली हैं, गंगा में। और गंगा में आपको बताया मैंने, गंगा की सहायक नदी कौन सी थी, यमुना थी, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सब जाके नदियां इसमें मिल जाती है ना। अब आपको मैंने बताया कि गंगा के किनारे ही अधिकतर शहर बसे हुए हैं, क्योंकि गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। तो गंगा के धार्मिक रूप से भी बहुत मान्यता है, और गंगा के किनारे ही धार्मिक स्थल ज्यादा बसे हुए। यहाँ पे आप लोग बनारस में सुने होंगे कि गंगा का बहुत सारे धाम है, विश्वनाथ मंदिर है, वहां पे हरिश्चंद्र घाट है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो जाते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये गंगा की विशेषता है। दूसरी हमारी नदी है दक्षिण भारत की ओर बहने वाली नदियां। अब दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां जो है बच्चों, ये कौन सी हैं? पहले आप ये समझिए प्रायद्वीपीय अपवाद के, ये भारतीय भूखंड में तीनों दिशाओं से पानी से घिरे, और दक्षिण की तरफ देखो सुंडाकार यानी त्रिभुजाकार रूप बना रहे हैं दक्षिण की तरफ। तो इस दक्षिण की तरफ बनाने के कारण इसको भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। और दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब यहाँ पे दक्षिण भारत की नदियों के रूप में गिना जाता है। अब ये नदियां जो होती हैं अधिकतर पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, और बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है ना बेटा, यहाँ पे आके मिल जाती है। गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। बस इसमें ताप्ती एक नदी है, ये पश्चिम की ओर बहती है, और देखिए ये अरब सागर में जाके मिल जाती है ना बेटा। तो इनको दोण नदियां भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? दोण नदियां कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो गोदावरी नदी जो है ये भारत के दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है देखिए यहाँ पे नासिक के पास, महाराष्ट्र का, अपने जिस हमें राज्य में रहते हैं महाराष्ट्र में, इसमें नासिक जिला है, वहां पे तंबेक पहाड़ी है, वहां से गोदावरी का उद्गम होता है। गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, या वृद्ध गंगा भी कहा जा सकता है। गोदावरी यहाँ बहुत बड़ी नदी है दक्षिण में बहने वाली, और गोदावरी नदी 4-5 राज्यों से होके बहती है। महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और पांडिचेरी, इन राज्यों से होकर बहती है। और अंत में जाके बच्चों देखिए ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे मिल जाती है गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी की सहायक नदियां देखिए दुधना है, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, और इसके बाद संतूरी, बाली मेला, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं बच्चों। इसके बाद है कृष्णा। आप लोग बहुत सारे मराठी गाने में भी सुनते होंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां वाहते आपल्या देशात। तो ये सब नदियां जो हैं, कृष्णा नदी जो है ये इसका उद्गम भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में होता है। ये भारत में दूसरी बड़ी नदी है।
ये भी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में। मैंने आपको बताया कि अधिकतर नदियां पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, यही दो ही बहती हैं। एक सिर्फ वैनगंगा जो नदी है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, तो ये भी अंत में जाके कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा और मालप्रभा, ये सब इसकी सहायक नदियां बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है कर्नाटक में बड़ी नदी है। कर्नाटक की जीवन दायिनी भी इसको कहते हैं। ये कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है बेटा। ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। नहीं तो लगभग आपको बताया था ना, बरसाती नदियां बरसात के पानी पे चलती है, लेकिन ये ऐसी नदी है कि इसमें वर्ष भर पानी रहता है। और ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल से होकर बहती है। इसकी देखिए सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णावती, भवानी, हेमावती, सिमसा आदि इसकी सहायक नदियां बेटा। तो आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो नदियां हैं एक दूसरे से कहाँ पे बहती हैं? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि जो नदियां पूरब से, यहाँ से पूरब से बहते हुए पश्चिम की तरफ आएंगी वो नदियां अरब सागर में मिलती हैं। जैसे साबरमती है, माही, नर्मदा, तापी, मांझी, ज्वारी, शरावती, ये सब नदियां। तो कुछ नदियां जो पश्चिम से, हमारा पश्चिम से पूरब की ओर बहेंगी, वो कहाँ पे जाके मिलती है? आप बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो उसमें मैंने बताया आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के बारे में बताया। ये नदियां जब हमारी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तो ये 3-4 नदियां कोरोमंडल इनको बोला जाता है। अब ये कोरोमंडल क्या होता है? आप लोग बोलोगे कोरोमंडल क्या है? कोरोमंडल जो है ना, भारतीय तट का दक्षिणी पूर्वी तट रेखा जो है, ये तट रेखा है ना, देखो एकदम भारत के पूर्वी क्षेत्र में ये पूर्व है, यहाँ पे पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये है। अब इसको क्या है, पहले आपको मालूम है, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे चौथी में, कि यहाँ पे हमारा देश छोटे छोटे भूखंडों में बटा हुआ था। यहाँ पे राजा महाराजा लोग राज्य करते थे। तो ये जो क्षेत्र है ये, इसको चोल वंश के राजवंश द्वारा शासित था, उनका इस पे शासन था। इतने क्षेत्र पे जहाँ पे कृष्णा, कावेरी ये सब नदियां मिलती हैं। अब इस चोल वंश राजाओं का जो था उस पे आके पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कर लिया। जानते हो अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे अपने देश में। तो पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र को कब्जा किया तो उनके बोलने की भाषा में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तमिल लोग इसको चोलमंडलम कहते थे, तो उनको बोलने में जैसे आप लोग अंग्रेजों को सुनते होंगे, हाँ, तो उनकी भाषा थोड़ी सी फर्क आ जाती। अब उन लोग पुर्तगाली जब चोल मंडल को इन लोग बोल नहीं पाए तो उसको कोल कोल करने लगे, कोलमंडल कोलमंडल, और इससे इसका नाम कोरोमंडल पड़ गया, जाने वैसा। तो ये कोरमंडल पहला चोल मंडल के नाम से था, पुर्तगालियों के आने से इसका नाम कोरोमंडल पड़ गया। अब आप लोग के दिमाग में आता होगा कि ये खाड़ी और डेल्टा दो चीजें हैं, इनमें फर्क क्या है? खाड़ी और डेल्टा दो ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर इसको समझोगे नहीं तो ये कठिन हो जाती है। डेल्टा क्या होता है? नदी जब सागर में मिलती है बेटा, नदी जब सागर में गिरती है तो उसको उतनी दूर से नदियां आती हैं तो उनका वेग क्या होता है? कम हो जाता है। और मुहाने पे वो जो मटियां बहा के लाती है ना, नदी उतनी दूर से आ रही तो उसके साथ मट्टी भी बह के आती है, और उसकी मट्टी का जो निरपेक्ष है, यानी जो मट्टी है वो कुछ स्थान बना लेती है, और उसी स्थान को हम डेल्टा कहते हैं, यानी उपजाऊ भूमि हो जाती हो। लेकिन खाड़ी जो होती है, ये समुद्र का पानी, आप लोग समुद्र के किनारे गए होगे, देखे होगे कि ज्वार भाटा आते रहता है, तो ये पानी जब अंदर घुसता है, अपने जमीन पे आता है, तो एक छोटा सकरा आकार बना लेता है बच्चे। देखो यहाँ पे आपको बताया हूँ, ये यहाँ पे पानी इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पे
तो ये जो है ये खाड़ी बनाता है। महासागर से जो भाग जुड़ा होता है और वो पानी जमीन के अंदर आता है तो उसी को हम खाड़ी कहते हैं। इसके साथ पहाड़ और पठार और पहाड़ भी सुनते रहते थे, ये क्या है? पहाड़ को क्या होता है, उसका शिखर निकला होता है, लंबा होता है, जबकि पठार जो होता है ऊंचे जगह पे होता है लेकिन समतल जगह होती है, उसका मैदानी रूप होता है, ऊंचाई पे होने के कारण समतल होता है और इसके कारण ही पठार और पहाड़ ये दोनों अंतर है। अब थोड़ा सा इस पाठ के बारे में हम लोग ने अभी तक तो पढ़ा, जो नदी और इसकी जानकारियां जो नदियों ली, उसके बाद थोड़ा प्रश्न पढ़ते हैं और उसके उत्तर देंगे और फिर आगे चलते हैं। अब नदियां मैंने कितने प्रकार की आपको बताई थी? नदियां दो प्रकार की होती है, सदानीरा और बरसाती। सदानीरा क्या है? जिसमें हमेशा पानी रहता है, हिमालय से निकलने वाली लगभग सभी नदियों में पानी रहता है। और दूसरी बरसाती, बारिश से जो पानी होता है उसको बरसाती नदियां। अच्छा, सदानीरा नदियों का मुख्य स्रोत आपको बताया मैंने, झील, झरना या हिमनद होगा, पहाड़ी क्षेत्रों से आता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बच्चों? आपको बताया मैंने कि भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी में होती है। चौथा प्रश्न है बच्चों कि गंगा, नर्मदा, गोदावरी नदियों का प्रवाह मार्ग किस दिशा में? अभी आपको चित्र में बताया मैंने कि नदियां अक्सर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में मिलती है। तो हमारी गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां बंगाल की खाड़ी में पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अब तीसरा चीज है बच्चा, खाड़ी क्या है? खाड़ी आप लोग सुनते हो ना, खाड़ी क्या है? अभी आपको मैंने खाड़ी का बताया था कि सागर, महासागर का पानी जमीन के अंदर आता है और उस भागों को हम खाड़ी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारी 3 खाड़ियों के बारे में बताया गया है, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और मन्ना की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? ये कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य के उत्तर पश्चिम में है और कौन सा? कच्छ और जामनगर जिले के मध्य में स्थित है। ये यहाँ पे देखिए आप, कच्छ की खाड़ी जो है यहाँ पे गुजरात में कच्छ जिला और जामनगर जिला के दोनों के मध्य में स्थित है। ये अरब सागर का ही एक हिस्सा है। ये देख रहे हो आप, इस तरफ पश्चिम में हमारा कौन सा है? अरब सागर है, तो उसका ही एक हिस्सा है। अब कच्छ की खाड़ी में ही आप लोग सुने होंगे कंडला बंदरगाह, मांडवी बंदरगाह और मुद्रा बंदरगाह है। तो कच्छ की खाड़ी में व्यापार के दृष्टि से बहुत ही समृद्ध हो चुका है। दूसरा है खंभात की खाड़ी वगैरह। खंभात की खाड़ी भी, ये पहले इसका नाम कैबे की खाड़ी था। कैब मानी बे, खाड़ी को ही बोला जाता है, तो कैबे बोलते थे, लेकिन अब इसको धीरे नाम इसका बदल दिया गया, इसका खंभात की खाड़ी। ये अरब सागर में स्थित है और ये देखो त्रिकोणी रूप बनाई है, यहाँ पे देखो त्रिकोणी रूप में ये है। इस खाड़ी गुजरात के तट पर पश्चिमी भारत के शहर मुंबई इधर आगे है, देखिए मुंबई और यहाँ पे गुजरात दोनों के मध्य में ये, इसको काठियावाड़ का प्रसिद्ध प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तीसरी है हमारा मन्नान की खाड़ी। मन्नान की खाड़ी बेटा ये देखिए, यहाँ भारत और श्रीलंका दोनों के मध्य में है। ये मन्नान की खाड़ी क्या है? उथले पानी खाड़ी है, यानी लक्षद्वीप सागर के मध्य भाग का निर्माण करती है। ये दक्षिण पूर्व सीरिया और श्रीलंका के पश्चिमी तट पे स्थित है। यहाँ पे देखिए एकदम नीचे है, भारत और श्रीलंका दोनों के बीच में, और ये यहाँ बगल में हमारा ये लक्षद्वीप है। तो इसके कारण ये हमारी 3 खाड़ियां है। अब यहाँ उसके बाद हम देखेंगे भारत के प्राकृतिक चित्र में क्या है, सरोवर और झील। भारत का पहला सरोवर देखिए उलर। उलर झील जो है हमारा देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में है बेटा, जम्मू कश्मीर के राज्य के बांदीपुर जिले में है। ये भारत में मीठे पानी का झील भी 2 प्रकार के हैं बच्चों, एक मीठा पानी, दूसरा खारा पानी का। तो ये जो है उलर झील, ये मीठे पानी का बड़ा झील है। ये झेलम नदी यहाँ बीच में है, देखिए ये नदियां दिख रही हैं, तो झेलम नदी के मार्ग में ही आता है उलर झील।
और ये जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है बेटा सांभर झील। सांभर अभी बताया मैंने आपको सांभर झील के बारे में। तो ये सांभर झील जो है राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप है। लेकिन क्या है आपको बताया ना कि यहाँ पे बारिश कम होती है। राजस्थान में बारिश कम होती है ना, जैसलमेर और बीकानेर का आपको बताया था उदाहरण मैंने। तो ऐसे ये सांभर झील, अब जब बारिश कम होती है तो वहां पे कैसा पानी रहेगा? खारे पानी की झील है ये सांभर झील। देखिए खारे पानी की झील है। अब इस झील जो है समुद्र तट से 1200 फीट की ऊंचाई पर है। और इस झील से इसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? नमक का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे इस पे किया जाता है सांभर झील में। इसके बाद है बेटा बेमनाड। बेमनाड झील जो है ये देखिए यहाँ पे ये कोट्याम नहरों और नदियों की विस्तृत श्रृंखला है। ये पर्यटन के लिए बहुत, क्योंकि समुद्र का किनारा इसको मिलता है, तो समुद्र किनारा होने के लिए पर्यटन के लिए बहुत ही उपयोगी हो गया। यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र बहुत विकसित हो रहा है और यहाँ पे सभी लोग घूमने के लिए आते हैं। ये मीठे पानी की झील है। अब इसको बेमनार को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। केरल वाले अलग नाम से बुलाते हैं, तो यहाँ पे कर्नाटक बगल में, ये कर्नाटक राज्य है, वहां के लोग यहाँ पे आते हैं तो इनको अलग नामों से ही बुलाते हैं। दूसरा है बेटा लोनार झील। ये लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र, अपना महाराष्ट्र राज्य है ना, इसमें बुल्ढाना जिला है वहां पे है। लेकिन ये खारे पानी की झील है। यानी अब इसका ऐसा माना जाता है कि ये एक उल्का पिंड था और वो उल्का पिंड और आधा पृथ्वी से टकराने के कारण ये झील का निर्माण हुआ है। यानी बच्चों तीसरा इसके बाद है हमारा चिल्का झील। चिल्का झील ये देखिए उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा प्रदेश के पुरी जिले में है। ये अप्रवाहित जल से बनी है झील है और ये भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व में, दुनिया में दूसरी बड़ी झील है चिल्का झील। अब इसकी एक खासियत बच्चों आपको जान के अचरज होगा कि हमारे भारत देश में अचरज की भी कमी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये झील में दिसंबर से जून तक, ये चिल्का झील की एक खासियत है कि दिसंबर से जून तक इसमें खारा पानी रहता है। लेकिन बारिश आती है, बारिश कब आती है? जून महीने में आती है। बरसात का पानी जब इसमें मिल जाता है तो इसका पानी कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। मीठा यानी पीने जैसा हो जाता है। ये छिछली है, ज्यादा गहरी नहीं है, 3 मीटर ही गहरी है और ये महानदी का इसमें कुछ पानी आके मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो झील है चिल्का झील, ये महीने के 6-7 महीने क्या रहती है? खारा पानी रहता है और उसके बाद यहाँ पे बारिश का सीजन आ जाता है तो बारिश में ये मीठे पानी की हो जाती है। इसके बाद है कोलोरू। कोलोरू ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है और ये मीठे पानी की झील है बेटा। इसका जो आकार है अंडाकार रूप में है और ज्यादा गहरी झील ये नहीं है। और अंतिम है पुलिकट झील। ये तमिलनाडु के तट से 60 किलोमीटर लंबी है बेटा। तमिलनाडु में है लेकिन ये 60 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी झील है और ये गहरी भी झील है। इसकी गहराई लगभग 18 मीटर है। तो इस प्रकार से मैंने ये आपको 6-7 झीलों के नाम बताए। ये कुछ इसमें झील कैसे हैं कि मीठे पानी के हैं तो कुछ इसमें खारे पानी के झील है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इसकी भारत की प्राकृतिक रचना। आपको मैंने बताया कि भारत एक विशाल देश है। आपको पता ना भारत एक विशाल देश है। ये वाली रंग पद्धति पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि इसमें अलग अलग विविधताएं, धरातली विविधता अलग है। कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे पर्वत है तो कहीं पे मैदान है।
ये पिछली बार मैंने आपको रंगों के द्वारा बताया था। हाँ, समतल मैदानी द्वीप भी है। तो भारतीय भूखंड 3 दिशाओं से देखो पानी से घिरा हुआ, ये भी आपको मैंने बताया। तो यहाँ पे ऊपर कौन है? पहाड़ राज है, हिमालय की पहाड़। ये ऐसा है कि हमारे भारत देश का एक अलग ही महत्व बना देता है। और ये समुद्र सतह से लगभग 8000 मीटर की से भी ऊंचा है। कहीं पे मैं आपको बताया कि एकदम छिछला भाग है, तो कहीं पे जैसे हिमालय की सीढ़ियां हैं तो ये 8000 मीटर तक ऊंची हैं। और इसमें सबसे बड़ी ऊंची चोटी आपको मालूम है, यहाँ पे एवरेस्ट और कंचनजंगा है। तो इसके कारण अभी कहीं पे इतना ऊंचा भाग है तो कहीं पे एकदम समुद्र का सतह से है। तो इस इतनी विविधता के कारण तो यहाँ पे वनस्पति, प्राणी और पंछियों में तो विविधताएं दिखेंगी। जहाँ पे सबकी क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना सहनशीलता, तो सहनशीलताएं अलग अलग नहीं होंगी तो वहां पे लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एडजस्ट करने के लिए सभी को अलग अलग प्रकार के जीवन शैली अपनी अपनानी पड़ती है। अब इन जीवन शैलियों को अपनाने के लिए इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अभी जो बर्फीले प्रदेशों में यानी हिमालय की तरफ रहते हैं तो उनके अंदर सहन करने की क्षमता, और जो यहाँ मैदानी भाग या समुद्री भाग के किनारे रहते हैं उनमें फर्क आ जाती है। अगर ये लोग वहां पे हिमालय पर्वत की तरफ जाएंगे उस पर, तो वहां पे उन्हें ठंडी का ज्यादा आभास होगा। और ये पर्वतीय क्षेत्र वाले जो यहाँ पे आए थे मैदानी क्षेत्र में, तो उन्हें गर्मी का ज्यादा एहसास होता है। क्यों? क्योंकि एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। आप लोग देखते हो कि साउथ अफ्रीका वाले आते हैं एकदम काले काले होते। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है और उससे वहां पे गर्मी ज्यादा है। तो आप यहाँ पे चले जाइए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की तरफ चले जाइए तो वहां पे उन लोग गोरे गोरे। क्यों? क्योंकि वहां पे ठंडी का असर है। तो हमारे तो भारत देश में सब चीज एक साथ ही है, यहाँ पे ठंडी भी है, गर्मी भी है। हमारा भारत देश में मुंबई जो शहर है, यहाँ समशीतोष्ण है, यानी यहाँ न ठंडी ज्यादा है न गर्मी ज्यादा है। यहाँ पे एकदम आराम से हम रह सकते हैं। तो ये पर्वत, हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, अलग बर्फीले प्रदेशों के कारण होने के कारण इसमें अलग प्रभाव पड़ता है। अब भारत के महत्वपूर्ण पठार, बच्चों आपको पठार का मैंने बताया था कि पर्वत जैसे नहीं है, ये ऊंचे हैं लेकिन ये पहाड़ नहीं है, ये समतल मैदान होता है। अब यहाँ पे अलग अलग देखिए पठार दिए, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, शिलांग का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दक्कन का पठार और कर्नाटक का पठार, तेलंगाना पठार। तो यहाँ पे पहला हम देखेंगे इसका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो पठार है बेटा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ। ये कम गुणवत्ता का जो लो अयस्क होता है वो यहाँ पे बुंदेलखंड वाले पठार पे हमें मिलता है। तो दूसरा मालवा का जो पठार है, ये देखिए ये गुजरात तक फैला हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 500 से 600 मीटर तक है। और ये पठार को कहा जाता है कि ये लावा निर्मित पठार है। इसमें क्या हुआ था, लावा से बना हुआ है। मालवा का पठार अरावली पर्वत, ये यहाँ पे बेटा अरावली पर्वत अभी प्राकृतिक दृश्य दिखाऊंगा तो उसमें आपको पर्वत के बारे में पता चलेगा। अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में मालवा का पठार है। तीसरा है छोटा नागपुर का पठार। ये बिना महाराष्ट्र का नहीं है, छोटा नागपुर ये हमारा झारखंड में है। नहीं तो आप बोलोगे कि यहाँ पे नागपुर तो महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये झारखंड में है। इसके अंदर रांची का पठार, ये जो है ना छोटा नागपुर का पठार, इसमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोंडरमा का पठार ये है। ये पठार जो है लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 700 कितनी है 700 मीटर है। तो ये पठार इतनी समृद्ध और इतनी दूर तक फैला हुआ है। इसके बाद ये है हमारा शिलांग का पठार। ठीक है, शिलांग का पठार ये कहाँ पे, गोरा, खासी और जयंती पहाड़ियों के अंदर बेटा। इस पहाड़ में कोयला
ये शिलांग के पठार में हमें कोयला और लो अयस्क के साथ चूने का पत्थर बहुत है। शिलांग के पठार में यहाँ पे बहुत सारे हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं बच्चों, जैसे चूने का पत्थर हुआ, लोहस, कोयला, ये सब। इसके साथ अब आ जाइए हमारा ये दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार यानी दक्षिण प्रायद्वीपीय, दक्षिण भाग में आ गया। अब दक्षिण भाग में जब ये होता है तो ये दक्कन के पठार में 3 मिले हुए हैं। दक्कन के पठार में दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार, ये तीनों पठार मिलके दक्कन का पठार के नाम से जाने जाते हैं। और ये भारत में सबसे बड़ा तब हो गया ना, 3 पठार मिले तो भारत देश में सबसे बड़ा पठार के नाम से जाना जाता है। और ये 8 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में बेटा? ये दक्कन का पठार, ये तीनों पठार 8 राज्यों में मिलके फैले हुए। अच्छा, इनका आकार देखो आपको कैसा दिख रहा है। देखिए त्रिभुजाकार रूप में आकार इनका दिखाई दे रहा है ना बेटा। तो ये त्रिभुजाकार रूप में फैला हुए हैं और ये सतपुड़ा, सह्याद्री, विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में है। ये पठार यानी थोड़ा पर्वत से छोटे होते हैं और समतली मैदान होने के कारण इनको हम पठार के रूप में जानते हैं। अब आ गया बेटा हमारा भारत का प्राकृतिक विभाजन। अभी तक आप लोग ने नदियां, पठार और इसकी प्राकृतिक रचना के बारे में पढ़ा था। अब ये प्राकृतिक विभाजन कैसा है, देखिए हमारा भारत देश का प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन हमारा भारत देश का 6 भागों में किया गया। पहला है उत्तर का हिमालय, देखिए ये ऊपर का उत्तर का हिमालय दिख रहा है ना बच्चे, एकदम ऊपर। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, एक काले रंग में दिखाई दे रहा है आपको। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, ये बिंदी बिंदी जैसी दिखाई दे रही है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। फिर इसके बाद तटवर्ती मैदान, ये देखिए यहाँ पे किनारे में तटवर्ती मैदान दिखाई दे रहा है आपको, तट के पास में, तो ये है। और उसके बाद इस आप काला और धुंधला देखिए, ये तटवर्ती के बीच में ये राजस्थान के पास मरुस्थली प्रदेश दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। और इसके बाद छठा है द्वीप, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इस प्रकार से 6 भागों में इसको बांटा गया है। तो पहला हम पढ़ेंगे उत्तर का हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है बेटा। हिम का मतलब ही आप जानते हो, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ को ही हम बोलते ना हिम। हिमालय हमारा 7 देशों में फैला हुआ है। आप लोग को मालूम होगा 7 देश कौन कौन से हैं, शुरू में ही बताया था मैंने। पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल। तो इस प्रकार से 7 देशों में हमारा भारत देश फैला हुआ है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी भी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे कौन सा है? माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ये क्या करती हैं? हिमालय पर्वत भारत की जो मानसूनी हवाएं आती है उनको रोकती है और ठंडी हवाओं के शहर श्रीनगर, शिमला, मंसूरी जैसे कई शहर इसी क्षेत्र में आते हैं, हिमालय क्षेत्र में। तो वो हिमालय की घिरी हुई क्षेत्र है। इसी के बाद दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। भारत में 3 प्रमुख नदियां जो है उत्तर भारत में, पहली कौन सी बताया था मैंने आपको? यहाँ से यहाँ निकली थी सिंधु नदी, यहाँ पे थी गंगा नदी और ये यहाँ पे थी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इनके द्वारा बनाए गए यह विश्व की सबसे उपजाऊ घनी आबादी वाला क्षेत्र उत्तर का मैदान मिलता है, क्योंकि इनको नदियां जो 3 12 महीने इनमें पानी रहते हैं, तो साल के 12 महीने जब पानी है तो वहां की जमीन उपजाऊ है। अब पहले आप लोग ने पढ़ा था, 4ठी क्लास में ही पढ़े हैं कि जो संस्कृतियां विकसित हुई वो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, सॉरी समुद्र नहीं, नदी के किनारे विकसित हुई। तो नदियों के किनारे जब विकसित हुई तो ये तो नदी उपजाऊ थी, तो पब्लिक का कहाँ पे सब लोग रहे? नदी किनारे। तो यह प्रदेश जो है मैदानी प्रदेश हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है बेटा। तो देखिए यहाँ हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश ये सब तक फैला हुआ है।
इसके बाद तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। अभी पठार के बारे में आपको मैंने थोड़ी जानकारी दी। जो 3 तरह से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। हाँ, इसमें विभिन्न श्रेणी भारत के मध्य में फैला हुआ है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। इसके साथ आपको मालवा का पठार भी मैंने बताया। जो मालवा का पठार कहाँ तक फैला है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ। और इसकी औसत ऊंचाई भी मैंने आप लोग को बताई कि 500 मीटर है। इसमें चंबल और माही जैसी नदियां भी आती है। तो तीसरा मैंने बताया था दक्कन का पठार, पता था ना बेटा? दक्कन का पठार जो था, ये देखिए यहाँ पे दक्कन का पठार, ये एक विशाल पठार है जो 19 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी औसत ऊंचाई 610 मीटर है। फिर इसके बाद मैंने नागपुर का पठार जो बताया था, ये नागपुर, छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे है? बिहार, यहाँ झारखंड में है। तो बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी ये फैला हुआ है। इसके बाद सतपुड़ा, ये दक्कन के पठार में ये सतपुड़ा की श्रेणियां है, यानी पर्वत श्रेणियां हैं। वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इनकी फैली हुई। और इसकी ऊंचाई बच्चों लगभग 1000 मीटर है। यानी तीसरा चीज आप लोग नाम सुने होंगे सह्याद्री पर्वत श्रेणियां। सह्याद्री पर्वत श्रेणियां देखिए यहाँ पे बच्चों, ये कर्नाटक का पठार देख रहे हो, यहाँ से शुरू होती है और ये सब क्या होती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक फैली हुई है। महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होके गुजरात सीमा से लगते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सब तक फैली हुई है। इसके साथ बच्चों अभी हम चौथा देखेंगे समुद्र तटीय प्रदेश। समुद्र के यानी ये नीचे का जो 3 तरफ से समुद्र से ढका हुआ भाग है, ये हमारा पूर्वी तटवर्ती और पश्चिमी तटवर्ती मैदान जो है वो गोवा, गुजरात, कर्नाटक और केरल में आते हैं। तो पूर्वी तटवर्ती मैदान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना का भी तटीय मैदान आते हैं। तो इस प्रकार से तटीय प्रदेश को 2 भागों में हमारा बांट दिया गया है। पांचवा है मरुस्थलीय भाग। मरुस्थलीय भाग कहाँ पे है? अभी आप लोग को बताया था मैंने कि बारिश कहाँ पे होती है? राजस्थान में बेटा। तो भारत में थार का मरुस्थल बहुत बड़ा है और पूरे विश्व में इसका 7वां नंबर लगता है थार का मरुस्थल को। ये देखिए यहाँ पे कोने में है एक काले, एकदम डार्क काला और हल्के फीके काले में बीच में यहाँ पे इसका है। तो ये क्या होना है कि भारत के राजस्थान प्रदेश और कुछ पाकिस्तान के प्रदेश में फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ ऊपर हमारे कौन सा है? पाकिस्तान है। तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल बच्चों लगभग 2 लाख से 2,38,000 वर्ग किलोमीटर तक है। यानी 2 लाख से 2,38,000 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अभी बच्चों अंतिम हमारा रहेगा भारत के वन। आपको बताया मैंने कि हमारे भूमि जो है, भारत की भूमि कहीं पे पठार, कहीं पर्वत, तो कहीं पे मैदानी प्रदेश है। तो जो जैसे है वहां पे उसी प्रकार से वन भी पैदावार होती है। कहीं पे सदाबहार वन है, तो कहीं पे शंकुधारी, तो कहीं पे पर्णपाती वन, तो कहीं कांटेदार वन, तो कहीं मैंग्रोव वन। अब ये वन कैसे होती है? आपको मालूम है सदाबहार वन कौन से होते हैं? सदाबहार वन कहाँ पे होते हैं? पूर्वोत्तर भाग के अंडमान निकोबार मैदानी भागों में ये सब पाए जाते हैं। जैसे आम हुआ, पीपल हुआ, बरगद हुआ, ये सब पेड़ हमेशा जहाँ पे कई महीनों तक मानसून रहता, ऐसे ही ये पेड़ पौधे फलते फूलते हैं। तो इसके बाद है मैंग्रोव वन। देख रहे हो मैंग्रोव वन? ये मैंग्रोव वन जो है ये नदियों और डेल्टा तटों के किनारे उगता है, यानी समुद्र के किनारे। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी जो होता है हमेशा मिलते रहता है ना। मैंग्रोव वन आप लोग यहाँ पे देखे होंगे समुद्र के किनारे पे कहीं पे, तो ये सब झाड़ियां बहुत सारी दिखाई देती है आपको। तो ये लवण युक्त शुद्ध पानी सभी में वृद्धि करते हैं, पानियों को शुद्ध भी करते हैं। ये वन नदियों द्वारा बहाकर जो मिट्टियां लाई गई हैं उसमें ज्यादा वो बढ़ते हैं। इनकी जड़ें कीचड़ के बाहर की ओर बढ़ती हैं।
यही ये मैंग्रोव की खासियत, ये सबकी जड़ें जो हैं अंदर की तरफ जाती है, लेकिन मैंग्रोव वन की जो है ये जड़ें जो है ऊपर की तरफ आती कीचड़ से। तीसरा है बेटा कांटेदार वन। कांटेदार वन आपको सुन के ही मालूम पड़ रहा है, जहाँ पे बारिश कम मिलती होगी, पथरीली जमीन है, वहां पे कांटेदार वन आते हैं। तो भारत में कम नमी वाला स्थान कहाँ पे है? राजस्थान ज्यादा करके है, तो वहां पे ये पेड़ होते हैं। इन पेड़ों की पत्तियां छोटी होती है और कुछ की तो मोटी होती हैं, लेकिन उसमें मोम युक्त जैसा पदार्थ होता है, जिससे क्या होता है कि जल का बाष्पीकरण कम हो, सूर्य की रोशनी का प्रभाव इस पे कम पड़े। अगर सूर्य की रोशनी का प्रभाव कम पड़ेगा तो पानी का बाष्पीकरण कम होगा। तीसरा बेटा यहाँ पे शंकुधारी वन। शंकुधारी वन यानी जहाँ पे बर्फ गिरती होगी। ये आपको मालूम पड़ रहा, शंकु आप देखे ही हो कि नीचे की तरफ चौड़ा और ऊपर एकदम पतला होते जाता है। जैसे हमारा अशोक वृक्ष का आप लोग देखे ही होंगे, अशोक वृक्ष सीधे ऊपर बढ़ता है। तो हिमालय में तापमान कम रहता है और इन वनों में सीधे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां नुकीली और शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती है। क्यों? क्योंकि बर्फ जो गिरता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, बर्फ गिर रहा है ना, तो यहाँ पे ये सीधे इनकी पत्तियों से नीचे गिर जाए। अगर ये बर्फ यहाँ पे इन पे जमा रहेगा तो ये क्या होगा? पेड़ सूख जाएंगे। किसी भी पेड़ को लगातार पानी मिले या कुछ हो तो सूख जाते हैं। तो इनकी टहनियों पे बर्फ जमा न हो, इसके लिए इनकी शाखाएं कहाँ रहती हैं? नीचे की तरफ झुकी रहती है। अब अंतिम हमारा पर्णपाती वन। पर्णपाती वन ये है बेटा कि उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मध्यम स्तर की मौसमी बारिश होती है, कुछ महीने यहाँ पे बारिश होती है। यह वृक्ष सर्दियों और गर्मियों के महीने में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये नई पत्तियां आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? मध्यम वर्षा होती है। तो फिर मार्च और अप्रैल में इन वृक्षों पे नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये पेड़ पौधे अपने आप में एक विशेषता लिए रहते हैं कि नई पत्तियां इनमें आती है, पुरानी पत्तियां झड़ जाती है। तो इस प्रकार से भारत में जैसे जहाँ की जलवायु है, उसी प्रकार से इनमें अलग अलग परिवर्तन भी होते रहते हैं। वहाँ की वनस्पतियां, प्राणी और वहाँ के रहन सहन में भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हम आगे आपको यहाँ पे देखिए खान पीन की चीजें मैं आपको अगले वाले पार्ट में बता दूंगा। बच्चों, आपके लिए स्वाध्याय का कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, ये आप लोग करके मुझे भेजेंगे तो मैं इसे चेक कर लूंगा। जैसे भारत के कुछ पठारों के नाम, अभी पठारों का नाम मैंने आपको बताया था, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार। तो ये सब आप अपने मानचित्र में, प्राकृतिक मानचित्र दिया गया है, उसमें पर्वतों के नाम आप ढूंढोगे। पर्वतों का बीच बीच में मैंने आप लोगों को कुछ पर्वतों के नाम बताते, अरावली का पर्वत, सह्याद्री का पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो इन सब पर्वतों के नाम आप लिख के भेजोगे। भारत देश में तीनों ओर के जल भागों के नाम लिखो। और तीन तरफ से जल भाग कौन कौन से थे बेटा? अरब सागर कहा था पश्चिम में, तो दक्षिण में कौन सा था? हिंद महासागर। और पूर्व में कौन थे? बंगाल की खाड़ी। अब खाड़ियों के नाम बताओ। खाड़ी आपको मैंने 3 खाड़ियों के नाम बताया था बच्चों, याद है आपको? कौन सी बताइए आप लोग? खाड़ियों के नाम याद है तो? कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। अब तीसरा चीज था, ये आपको अपने मानचित्र में सबसे पहला ही मानचित्र जब खोलोगे तो उसमें लिखा है भारत की प्रमुख नदियां 10वें पार्ट में। तो उसमें सिंध नदी में आकर मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? सबसे पहले ही आप लोग को मैंने ये बताया था कि चिनाब, सतलज, रावी, श्लोक, ये सब नदियां आके इसी में, सतलज, ये सब नदियां आपको आगे इसमें मिलती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इसे करिए और मुझे इसको लिख के भेजिए।